पर्वत प्रदेश में पावस। ठीक है, पर्वत प्रदेश में पावस इस कविता के कवि हैं सुमित्रा, सॉरी यहाँ आप लिख क्यों रहे हैं, सुमित्रा नंदन पंत। ये सुमित्रा नंदन पंत, थोड़ा सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जान लीजिए जो महत्वपूर्ण बातें आती है। ये प्रकृति के सुकुमार कवि थे। इनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत और इनको कहा जाता है कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि थे या प्रकृति के चितेरे कवि थे। प्रकृति के चितेरे कवि कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने अपनी कविताओं में या इन्होंने अपनी जो कविताएं लिखी उसका विषय इन्होंने प्रकृति को ही बनाया। जो अगल बगल का वातावरण, पेड़ पौधे, चिड़िया, जो इन्वायरमेंट था, ये जो वातावरण उन्होंने बनाया, इन्होंने प्रकृति को बनाया। सन 1900 में इनका जन्म हुआ था, 1977 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर जीवन परिचय पर जाएं तो 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा, अब ये देखिए यहीं से आप समझ लीजिए, उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा, ये उत्तराखंड का क्षेत्र ही काफी मनोरम। देख ले, देहरादून, नैनीताल, जितने भी हिल स्टेशंस हैं आज के जमाने में, आज के परिप्रेक्ष्य में, वो हमारे उत्तराखंड में है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये इस समय हिल स्टेशन हुआ करते हैं तो 1900 में इनकी क्या स्थिति रही होगी, वो और भी मनोरम रहे होंगे। आज मान लीजिए पेड़ों को काटा जा रहा है, शहर बसाए जा रहे हैं, लेकिन उस समय वो दौर कम था, नहीं था तो नहीं कह सकते, लेकिन कम था की संज्ञा कह सकते हैं। और ऐसे परिवेश में जब कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो, वह उस चीज को जिया हो, जिस चीज को देखने के लिए हम लोग मुख्य रूप से ललायित रहते हैं, तो वही कहते हैं कि ये प्रकृति के चितेरे कवि थे। लिख लीजिएगा, प्रकृति के सुकुमार या प्रकृति के चितेरे कवि, मतलब इनको प्रकृति से बहुत प्यार था। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद युग के कवि थे। ये सब प्रश्न टेस्ट वगैरह में पूछा जा सकता है। छायावाद युग के, ये छायावाद के कवि थे। ठीक, और 1915 में साहित्य स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू की और छायावाद के प्रमुख स्तंभ 1918 से लेकर के 1936 का जो समय है, 1918 से लेकर के 1936 तक का जो समय है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद का समय कहा जाता है। और छायावाद के समय में जो 4 प्रमुख कवि हुए हैं बेटा, उसमें याद रखिएगा। पहले पे है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। आप लोगों ने निराला को पढ़ा है कि नहीं इसके पहले कभी? नहीं पढ़ा होगा। यस सर, पढ़ा है। निराला को इसके पहले पढ़े हैं कभी? क्लास 8 यस सर, पढ़ना है। अच्छा, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा को तो पढ़ना ही है, पढ़ना इसमें। तो 2 कवि छायावाद से रखे गए हैं। कहते हैं कि देखिए इनकी जो कविताएं हैं उसमें क्या लिखा है, प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद। सुमित्रा नंदन पंत की जो कविताएं हैं वो मुख्यतः प्रकृति पर आधारित कविताएं ही लिखी गई। हालांकि आगे चल के 1936 के बाद से जो इनकी कविताएं आनी शुरू हुई उसमें थोड़ा सा प्रगतिवाद और मार्क्सवाद नजर आने लगा है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि आपसे कि सुमित्रा नंदन पंत पर किस दर्शन का प्रभाव था, तो अरविंद दर्शन का। अरविंद एक दार्शनिक हुए थे, उन्होंने अपने विचारों को लोगों के बीच में रखा था। अरविंद दर्शन का प्रभाव सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं पर मिलता है, इनके जीवन के बारे में भी ऐसी चीजें मिलती हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर, इनकी एक, अब देखिए इनके बारे में और जान लीजिए। हिंदी देखिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब वो साहित्य कुछ भी हो सकता है, चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे संस्कृत साहित्य हो, चाहे गुजराती साहित्य हो, मतलब हमारे देश में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उन सब भाषाओं का अपना अपना साहित्य होता है और उसी साहित्यों पर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो हिंदी साहित्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर किसी को मिला है तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। ठीक,
और एक का है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। ये भी साहित्य के लिए दिया जाता है, नई दिल्ली से दिया जाता है। इनकी एक कविता थी कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अभी इधर बीच भी साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई थी, आप लोग को याद है कि नहीं? भूल गए हैं, याद ही नहीं है, ठीक। अब मृत्यु के बारे में देखिए तो इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है देखिए, महत्वपूर्ण, वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, उसके बाद और लोकायतन। लोकायतन इनका महाकाव्य माना जाता है। अगर पूछा जाए कि इनका महाकाव्य का नाम, तो लोकायतन इनका महाकाव्य है, ठीक। ये जो बातें हम लोग अभी कर रहे हैं, ये सुमित्रानंदन पंत अर्थात कवि के बारे में कर रहे हैं। बोलिए। उनके परिचय के बारे में। हाँ, आगे देखिए, आगे क्या लिखते हैं कि पाठ के बारे में, पाठ प्रवेश क्या है। पाठ में देखिए, पाठ का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। आप लोग कभी पर्वतीय स्थान पे गए हैं जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो? पावस माने हाँ वेरी गुड। पावस माने होता है वर्षा ऋतु, उसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए तो बताएं। कर लिए? कर लिए तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, कहते हैं कि पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस कहने का मतलब है कि पर्वतीय क्षेत्रों में, वह स्थान जो पर्वतीय क्षेत्रों से हो, आच्छादित हो, वहां वर्षा ऋतु। देखिए, हम हैं, आप हैं, हम सबका मन घूमने को करता है, चाहे जो भी हो। अगर व्यक्ति है तो उसके मन में घूमने की जिज्ञासा जगेगी, और घूमना भी हम ऐसी जगहों पर चाहेंगे जहाँ के बारे में हम जानते हो लेकिन गए न हो। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि रोज मार्केट चले जाओ तो एक बार आप मनाएंगे, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि घूमने के लिए इस जगह पर चलना है, इस दार्शनिक स्थल पर चलना है, दर्शनीय स्थल पर चलना है, तो हम और आप चलेंगे। तो कुछ इसी तरह के मनोभाव का वर्णन इस कविता में किया गया है। कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस, माने पर्वतीय देशों में, पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा ऋतु का क्या महात्म है। आपने कभी उत्तराखंड के सीन्स को, उत्तराखंड के चित्रों को आपने फोटो में देखा होगा, कितने आकर्षक और कितने मनोहर लगते हैं, बताइए सही बात है कि नहीं? क्या सर? अगर कभी उत्तराखंड के फोटो को या पहाड़ों के फोटो को अगर हम देखें तो वास्तव में थोड़े से मनोरम लगते हैं कि नहीं, मनोहर लगते हैं कि नहीं? फोटो में बहुत। तो भाई अगर हमको जाने, हाँ बताइए सर। अरविंद प्रदर्शन क्या है? अरविंद प्रदर्शन नहीं, अरविंद दर्शन। अरविंद एक दार्शनिक हुए थे, उनके विचारों से वो सहमत थे, सुमित्रानंदन पंत, ठीक। जैसे मार्क्स था, समझ रहे, मार्क्स का नाम सुने, कार्ल मार्क्स। उसी तरह से महर्षि अरविंदो हुआ करते थे, ठीक है। अर्पित समझ में आ रहा है कि सोए हो? नहीं सर, नहीं। अच्छा, श्रेया कोई दिक्कत? क्या बेटा, लार्ज व्यू में तुम लोग, मेरे वीडियो पता नहीं गैलरी लार्ज गैलरी मोड में तो थी बेटा, लेकिन तुम लोग 28 लोगों को कहाँ देख पाओगे? कशिश कोई दिक्कत? अच्छा, कृतिका? आकांक्षा सोनी, अस्मित मौर्य? अच्छा ठीक। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि पर्वतीय क्षेत्रों में जब व्यक्ति जाता है तो उसकी क्या मनोदशा होती है, उसी का वर्णन यहाँ पे कवि करते हुए कहते हैं
ठीक है, कहते हैं कि पर्वत प्रदेश में पावस। पढ़ाए कविता को। कहते थे कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दिग्सुमन था, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा है पहला विशाल, गिरका गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष पटल कुछ चिंता पर, उड़ गया अचानक लोभ उदर फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर है टूट पड़ा भूपर अंबर, धस गए धरा में सभय साल उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद आन में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कविता सबको समझ में आई? कुछ हद तक समझ में आई? वर्षा ऋतु के बारे में तो बताया गया है, लेकिन उस वर्षा ऋतु का महात्म जो पर्वतीय प्रदेशों में विशेषकर पर्वतों पर वर्षा हो रही है, इस कविता में उस वर्षा के बारे में बताया गया। कोई आम वर्षा ऋतु नहीं, जैसे हमारे यहाँ होता है नालों पर पानी, सड़कों पर पानी, इस वर्षा ऋतु की बात नहीं की गई है। एक विशेष वर्षा ऋतु जो पर्वतीय प्रदेशों में पर्वतों पर होती है, पर्वतों पे वर्षा का अलग महत्व कवि ने अपने तरीके से प्रदर्शित किया है। कहते थे कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु थी माने वर्षा ऋतु का समय था, पर्वतीय प्रदेश थी, अब पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, वेश माने होता है रूप, जो प्रकृति का रूप था, जो प्रकृति का सौंदर्य था, जो प्रकृति का आकर्षण था, वो पल पल माने एक एक क्षण, एक एक क्षण, ठीक। कहते कि पावस ऋतु थी और पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, जो प्रकृति थी एक एक पल एक एक मिनट क्या करती थी, अपने आप को क्या करती थी, अपने रूप को बदलती थी। बोलिए, पहले दो लाइन समझ में आ गए? कहते अब देखिए, अब कविता शुरू कहां से होती है कि मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दिग्सुमन था। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार मतलब समझते हैं, ये इस तरह से जो पर्वत होते हैं, ये मेखलाकार पर्वत होते हैं। अपने सहस्त्र माने, सहस्त्र माने क्या होता है, हजार, दीर्घ माने आंख, सुमन माने फूल, और लोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाका, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। अब वर्षा ऋतु हो रही है, पर्वतों पे पानी लगातार गिर रहे हैं, और उसके बाद जो पर्वत है, जो मेखलाकार अनेक पर्वत हैं उस पर्वतीय प्रदेश में, वो अपने दीर्घ मतलब उनके ऊपर जो वर्षा ऋतु के जरिए जो फूल खिले हैं, कभी उनको आंख बताता है कि ये पर्वतों के आंख है, और इन्हीं हजारों फूल रूपी आंखों से पर्वत अपने आप को अवलोक माने होता है नीचे, अव माने नीचे, लोक माने देखना, नीचे बार बार देख रहा है, और नीचे जल में निज महाकार, निज माने अपना, जो पर्वतों से ऊपर पानी बरस के गिर रहा है वो नीचे जा रहा है, और पानी बरसने के कारण प्रकृति का वेश बदल गया है, माने पर्वतों पे फूल खिल गए हैं। तो ये जो फूल रूपी पर्वतों की आंखें हैं, सहस्त्र माने हजार, दीर्घ माने आंख, सुमन माने फूल, ये जो आंखें हैं, हजार हजार आंखें हैं, उन हजार हजार फूल रूपी आंखों से पर्वत जो है अपने आप को, जो उसके नीचे जल है उसमें क्या कर रहा है, निहार रहा है, देख रहा है। बोलिए, किसी कोई दिक्कत? कहते हैं कि जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण सा फैला है विशाल, जिसके चरणों में पला ताल। अब ये पर्वत से जब पानी गिरेगा बेटा नीचे, तो यहाँ पानी इकट्ठा होगा, तो यहाँ एक ताल वाले तालाब सा बन जाएगा,
और बड़ा सा तालाब और दर्पण, मतलब अपने चेहरे को इसी में देख रहा है। कौन देख रहा है? पर्वत। बोलिए। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत? सर ये सेकंड लोग रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकाल, ये समझा। अवलोक रहा, देखिए लिखा है ना कि अपने आंखों से देख रहा है, अवलोक रहा है बार बार। क्या अवलोकित कर रहा है? नीचे जल में निज निज माने अपने आप को, अपने इस महाविशाल आकार को नीचे जल में देख रहा है। और वो जल कहां से बना है? जिसके चरणों में पलाता। मतलब पर्वत अपने आप को, महाकार माने महाआकार, समझ गए? पर्वत का आकार विशाल होता है ना, तो उस अपने विशाल आकृति को पर्वत देख रहा है। बोलिए। सर एक बार सर सहस्रदीप सुमन पाठ। सर सेकंड लाइन एक बार समझा दीजिए, अपने सहस्रदीप सुमन पाठ। अच्छा ठीक है सर, समझा देते हैं, मत परेशान। एक मिनट। कहते हैं कि मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्रदीप सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकाल, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। ठीक, अब ध्यान से समझ लो, समझ में आ जाएगी बात। पहली दो लाइन तो समझ में आ जाएगी। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलिए। नहीं दिक्कत। अब जब ये हो गया, पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो गई है और हर समय प्रकृति अपना रूप बदल रही है, तो उसी पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है? मेखलाकार पर्वत अपार। मेखलाकार माने जो तिकोने होते हैं, ये इस तरह के पर्वत। आपको कुछ इस तरह से होता है मेखलाकार पर्वत? मेखलाकार पर्वत कुछ इस तरह से होता होगा ना? मेखलाकार पर्वत कुछ इस तरह से होते हैं बेटा। ठीक, और पर्वतीय प्रदेशों में इस तरह की कई पर्वत श्रेणियां हैं और क्या कर रही हैं? अपने सहस्रदीप सुमन फाड़। और ये पर्वत जिन पर बारिश की वजह से हरियाली आ गई है, फूल खिल गए हैं, उन्हीं फूलों को कवि ने इस पर्वत की आंख कही है। और इस तरह से 1000 मतलब हजार फूल खिले हुए हैं, और इन्हीं फूल रूपी आंखों से पर्वत क्या कर रहा है? अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकाल। अपने आप को देख रहा है। कहां देख रहा है? नीचे, जो पर्वत के नीचे जल इकट्ठा हुआ है, इसी जल में अपने आकार को पर्वत बार बार अवलोक रहा है बार बार। जिसके चरणों में पला ताल, इसी पर्वत के नीचे, मतलब ये जो इसका जो जमीनी भाग है, जो मैदानी भाग है, पानी इकट्ठा होकर यहीं आया है, तो इसी के नीचे, पर्वत के नीचे क्या है? पानी फैला हुआ है, एक ताल बन गया है, सरोवर बन गया है, और दर्पण सा फैला है विशाल, जो इस पर्वत के लिए दर्पण माने शीशे का काम, आईने का काम कर रहा है, जिसमें वह पर्वत अपनी फूल रूपी आंखों से अपने आप को बार बार निहार रहा है, बार बार देख रहा है। अब एक बार तुम लोग पढ़ लो, जहां दिक्कत आए फिर बोलो, आगे बढ़े। हाँ बेटा, हाँ बेटा आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा क्लियर बोलिए। दृग माने आंख, लिख देते हैं ना, दृग। दृग माने आंख, नयन, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए ना। सुमन माने होता है पुष्प या फूल। ठीक, सहस्त्र माने होता है हजार। नोट कर लीजिए। और सर फाड़ माने आंखें फाड़ कर देखना, भाई आंखें खोल के देखना है। ठीक, थोड़ा बाकी पढ़िए। इसका सार यही हुआ। सुनो, इसका अगर इसकी समरी लिखने जा रहे तो क्या लिखेंगे?
कि जो पहाड़ ने अपने पैरों के पास जिस तालाब को पाला है, जिसके चरणों में पला था, वह तालाब उसके लिए आज क्या बना है? दर्पण या आईना। किसी को कोई दिक्कत? अब हमको लगता है कि आप इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार सब लोग एक मिनट अच्युतम, कैमरा बंद करके भाग गए हो? कहाँ भागा है ये अच्युतम? मोहम्मद अफजाल, बेटा समझ में आ रहा है? सर मेरा कैमरा ऑन है। यस सर। हर्ष मिश्रा, यस सर। कोई दिक्कत? स्वास्थी, यस सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आदित्य सिंह, अच्छा। आकांक्षा सोनी, नो सर। कशिश, प्रिया, कोई दिक्कत? नो सर, नो प्रॉब्लम। प्रिया तिवारी, नो। कोई दिक्कत? श्रेया, अभिज्ञान, नो सर, नो प्रॉब्लम। अभिज्ञान, यस सर। कोई दिक्कत बेटा? सर आकांक्षा का कैमरा ऑन दिख रहा है? हाँ अच्छा है तो पता नहीं मेरे में क्यों नहीं दिख रही। ये होता है। तो बेटा आगे बढ़ा जाए? नहीं रुकिए, आगे ना बढ़ा जाए, रुकिए। कशिश भी बंद दिख रही है आपको। एक बार रीडिंग करा लेते हैं, सोच रहे हैं क्यों? एक बार रीडिंग करा लेना। चलिए रीडिंग शुरुआत करें। श्रेया पटेल, आप ही चलिए। यस सर आप बोले ना, आप ही शुरू करते हैं। चलिए आप ही बोलिए तो पहले। यस सर। रीडिंग शुरू करिए बेटा। पावस ऋतु के पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र गृह सुमन पार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महापार, जिसके चरणों में पलाकार, दर्पण सा फैला है विशाल। वेरी गुड। और कौन पढ़ेगा? अर्पित। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र सुमन पार, ऐसे ही पढ़ोगे? रोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। हाँ, फिर शुरू से पढ़ो ना। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो पढ़ो, इस तरह से पढ़ो। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार नहीं, सुमन पार। सुनो, झटके से मत पढ़ो। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार नहीं, मेखलाकार पर्वत अपार। अपने आप लय बन जाएगा, क्यों भाग रहे हो? लय अपने आप बनाओ। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सुगत सुमन पार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। वेरी गुड। और कौन पढ़ेगा? अब वो पढ़ेगी प्रगति। प्रगति पढ़ो। हाँ पढ़ो, हाथ उठाई झटके से, जल्दी पढ़ो। अब प्रगति तुम हो। ये कहाँ पढ़ने लगी तुम? अरे प्रगति एक मिनट, कहाँ पढ़ने? तुम हर समय तेज बनती हो, कहाँ पढ़ने लगी? ये पढ़ाए कहाँ पढ़ रही हो? नहीं, उसके शुरू से पढ़ना है, अपने मन से आगे बढ़ जाती हो। ओके सर। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत